25 नवंबर की शिफ्ट थर्ड की पेपर का मैथ्स का एनालिसिस होने वाला है। और इस पेपर का पहला मैथ्स का प्रश्न है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगाता है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ओके, मान लेते हैं कि ये रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, ये खंभे को एक पार करती है और पार करने में इसकी स्पीड जो है, इसकी जो स्पीड है वो होती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम लेती है, टाइम टेकन जो है वो 24 सेकेंड, राइट। ओके, तो इस बारे में हम लोग कुछ देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमें बतानी है लंबाई, किसकी लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई बताने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, चाल और समय का मल्टीप्लिकेशन, राइट। ट्रेन की लंबाई अगर खंभे को पार कर रही है या कोई पोल को पार पार कर रही है तो उस केस में केवल हमें चाल और समय को गुना करना होगा, ठीक है। तो चाल यहाँ देखेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय सेकेंड में है। ओके, आंसर में सारा मीटर में दिया हुआ है, तो हमें जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना होता है, तो वो नंबर मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर कोई संख्या मीटर प्रति सेकंड में दी हो और उसे चेंज करना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सिंपल इसके रिवर्स में 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में हमें वो यूनिट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हमें मल्टीप्लाई कराना है 5/18 से, मीटर प्रति सेकंड में हो गया। और समय तो 24 सेकंड ऑलरेडी सेकंड में दिया हुआ है, बस इसे हमें क्या करना है, कुछ काट छाट करनी है और आंसर इजीली हो जाएगा। तो आप जब इसे काट छाट करेंगे, हम तो यहाँ वैसे नहीं करने वाले हैं, आप काट छाट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 36 18 6 छः 24, 24 दिया 72, 24 5 20 से अब 120 गुने 4 480, ईजी है, कोई कैलकुलेशन करने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये मीटर में हमारा आंसर आ गया लंबाई का, सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग में व्यक्त कीजिए, किसमें, पूर्ण वर्ग में व्यक्त कीजिए, ये बता रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो व्यंजक ये दी गई है, ये व्यंजक जो है इसको पूर्ण वर्ग में लिखना है, राइट, पूर्ण वर्ग में। आप देखेंगे कि नीचे ऑप्शन भी भिन्न भिन्न प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप एक और ध्यान से बात देखेंगे तो यहाँ पे यूज़ किया गया है a+b+c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट। तो इसका फॉर्मूला तो आप सभी जानते होंगे कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हम इसे पूर्ण वर्ग में चेंज कर सकते हैं। या तो दूसरी बात है कि मैं बाई ऑप्शन, यानी एक एक ऑप्शन को चेक करके एक एक ऑप्शन को इस फॉर्मूला के तहत तोड़कर हम देख सकते हैं कि ये व्यंजक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर्मूला को इस फॉर्मूला को उपयोग करते हुए 4 ऑप्शन को तोड़ेंगे और जो सेटिस्फाइड होगा, जो तोड़ने के बाद ये निकलेगा, ये व्यंजक आ जाएगी, तो हमारा सही आंसर होगा। तो इसे आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन इसमें ए है, ठीक है। एक जगह पे क्या रखेंगे, इसको चेक करने के लिए ए रखेंगे, एक जगह पे क्या रखेंगे, केवल ए रखेंगे। ओके, बी की जगह पे क्या रखेंगे, हम बी की जगह पे -3 रखेंगे, -3 बी रखेंगे, ध्यान रखना है, -3 बी। और सी की जगह पे क्या रखना होगा हमें, -c। जब इसको रख के स्क्वायर करेंगे तो आपका ये व्यंजक आ जाएगा, ठीक है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये तीसरे नंबर प्रश्न है जो कि इस पेपर का 10वें नंबर पे मौजूद था। तो पढ़ते हैं, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 रुपया है। पी और क्यू का वेतन जो मिलाकर देखा जा रहा है तो कितना हो रहा है, 2000 रुपया है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है, मेन बात यही है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, बचत क्या हो गया, अब समान हो गया। तो पी का वेतन क्या था, क्या है, मतलब क्या था शुरू में, उसकी आमदनी कितनी थी वो बताना है, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो पी का बचत है, पी का जो सेविंग कर रखा है, यानी बचत कर रहा है, ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति है क्यू, तो क्यू का भी जो बचत है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये साफ साफ अंतिम क्षण में ये बोल रखा है स्टेटमेंट कि जो पी, यदि यदि उनकी बचत समान है, जब उसकी आमदनी के बाद जो एक्सपेंड कर रहे हैं, अलग एक्सपेंडिचर तो अलग अलग है। पी अपना 95% खर्च कर रहा है अपने धन का, और क्यू अपने धन का यानी वेतन का 85% कर रहा है, लेकिन अंतिम में बचत जो होता है वो समान होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम सीख सकते हैं कि दोनों का बचत क्या है, इक्वल है। और यहाँ से हम इक्वेशन एक तैयार कर सकते हैं, क्या, कि पी का बचत हम निकाल लें और क्यू का बचत निकाल लें, दोनों को इक्वल कर दें, वहाँ से कुछ बातें बन सकती है, क्या बनेगी ही। चलो देखते हैं यहाँ पे पी का बचत। तो ये देखते हैं कि पी का वेतन क्या है। तो पी का वेतन तो डायरेक्ट रूप से है नहीं, पी और क्यू दोनों का जोड़ 2000 वेतन के रूप में है प्रश्न में। तो हम मान लेते हैं कि पी का वेतन जो है वो 100 रुपये से, कितना है, x। तो क्यू का वेतन कितना होगा, 2000 - 1, 2000 - 1, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेंगे ये दोनों की अलग अलग चीज़ें हम लिख रहे हैं। एक बी का वेतन हो गया 100 रुपया, ठीक है। अब बोला है स्टेटमेंट ये दूसरी लाइन में कि पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है।
जब 95% खर्च करता है तो 5% क्या करता होगा, बचत करता होगा, राइट। क्योंकि ये दोनों का ही जोड़ उसके टोटल वेतन के बराबर यानी 100% के बराबर होगा। ये बात को हम ध्यान रखेंगे। तो 95% खर्च कर रहा है, इसका मतलब है कि 5% वो बचत कर रहा है। ठीक है, तो हम अपने वेतन का 5% निकाल दिए, यानी पी का वेतन का 5% निकल गया यहाँ पर। ओके, अभी जाते हैं क्यू अपने वेतन का 85% खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है कि 15% वो बचत कर रहा है, राइट। क्यू जो है अपने वेतन का 15% बचत कर रहा है। तो वेतन तो ये रहा 2000 माइनस एक्स, इसका कितना प्रतिशत बचत कर रहा है, 15%। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का मतलब क्या, इसे आप कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ें आप भी कर सकते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, फिर यहाँ 5 है तो 5 तिहाई 15, ठीक है। इधर बचा हमारे पास एक्स, ये हो गया 2000 गुने 3 कितना होगा 6000 माइनस 3x, 4x बराबर 6000 होगा, x बराबर 1500। एक यही आंसर होगा, क्यों आंसर होगा कि x क्या है, p का अमाउंट है, p का आमदनी है, p का वेतन है जो हमने मान रखा था। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1500 आंसर, यानी p का वेतन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आई होगी। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अरुणा ने जयश्री से 9000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण पर ली। ओके, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। ठीक है, सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। बेसिकली क्वेश्चन घुमाया है लेकिन बिल्कुल आसान है, मैं इसे एक यहाँ पे फॉर्मेट में समझा रहा हूँ कि अरुणा जो है वो जयश्री से 9000 क्या ले रहे हैं, उधार ले रही है, ऋण पर 9000 अरुणा ले रहा है। ठीक है, ये जो ले रहा है वो हम प्रिंसिपल कर लिए, क्या वो प्रिंसिपल है, यानी वो मूलधन है। ठीक है, और रेट उस पर लगा है 10% पर एनम, यानी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे 10% उसे लौटाना है। तो उसने और टाइम लिया है कितने साल का, 2 साल का। ओके, तो वो पूछ क्या रहा है इसमें कि जो अरुणा है वो जयश्री को 2 साल बाद कितनी धनराशि चुकाएगा, इसका मतलब अमाउंट, इसे मैं डिनोट कर दिया, अमाउंट पूछ रखा है कि 2 साल बाद वो कितना पे करेगा जयश्री को। ठीक है, तो यहाँ हमें अमाउंट चाहिए, अमाउंट चाहिए ऑप्शन में। तो हम ये सबसे पहले देखते हैं कि वो 1 साल में तो 10% देगा, 10% ब्याज देगा ना, दूसरे साल भी 10% देगा, लेकिन 2 सालों में उसकी ब्याज कुछ और होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज पे उस जयश्री से ये उधार लिया है। तो 2 साल का क्या ब्याज हो जाएगा, यहाँ हम निकाल लेते हैं कि 2 साल का क्या ब्याज होगा, राइट। 2 साल का ब्याज के लिए एक सूत्र होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बटा में 100%। ठीक है, ये 2 साल का ब्याज हो गया। तो 2r मतलब 10, आर की वैल्यू 10, 10 दूनी का 20 प्लस 10 के स्क्वायर 10 10 यहाँ 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 1 होगा, यानी ओवरऑल मिला के क्या हो जाएगा 21%। कितना, 21%। 2 वर्ष में ब्याज देना होगा जयश्री को। तो ब्याज तो पूछ नहीं रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट हमें बताने के लिए पहले प्रिंसिपल लेंगे, प्रिंसिपल है 9000, इसी पे हमने 21% का तो क्या दे होगा ब्याज, 21% ब्याज हो गया 2 साल का। तो 21% का मतलब क्या होगा, यहाँ रफ कर लेते हैं नीचे, 21% का मतलब होगा 21 बटा में 100, यानी 100 अगर प्रिंसिपल है तो 21 उसका ब्याज होगा। ठीक है, तो अमाउंट कितना होगा 100 का, तो 100 प्लस 21 121, राइट। तो वही हम कर लेते हैं, अमाउंट में बताना है तो 121 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10, 10,890 रुपया अमाउंट हो जाएगा, यानी अरुणा ने जयश्री को 10,890 रुपया पे करेगा 2 साल बाद। ओके, जो सॉल्यूशन है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदती है। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है, केले का मूल्य क्या वही सेम, इसमें चेंजेस नहीं आते हैं, तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य 210 हो जाता है। तो बताना है 3 संतरे और 4 केले का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम मानेंगे कि एक संतरा का मूल्य जो है 20 रुपया है और एक केले का मूल्य जो है के रुपया है। ठीक है, तो यहाँ से में क्या हो जाएंगे, 9 संतरे का दाम 9 क्या हो जाएंगे 9 और 8 केले का दाम 8 के, इन दोनों का योग जो होगा वो 276 के बराबर हो जाएगा। पहली स्टेटमेंट तो यही है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बोली जा रही है, दूसरी बात यहाँ लिख लेंगे कि जब एक संतरे के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, यानी 10% का कमी का मतलब क्या होगा, 10 बटा में 100 यानी 1 बटा में 10, भीन में तो ये लिख सकते हैं। कमी का मतलब होगा कि 10 में 1 कम यानी 9 बटा 10, अब कमी हो गई तो कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य 210 हो जाता है। इसी स्टेटमेंट को हम समीकरण में लिखते हैं। तो 5 संतरे, संतरा में तो संतरा के मूल्य में चेंजेज आ रहे हैं, क्या चेंजेज आ रहे हैं, 10% की कमी हो रही है। तो ये पहले बताओ कि पहले तो 5 गुना एस लिखेंगे, ये पहले वाले मूल्य के हिसाब हो गया। अब इसमें ही कमी की जा रही है 10% का इसके मूल्य में, यानी 9 बटा 10 हो गया 5 संतरे का मूल्य, और 10 केले मतलब 10 के बराबर में इसकी वैल्यू कितनी हो रही है 210,
यहाँ हम काटने का प्रयास करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। यहाँ हो गया 9s बटा में 2 प्लस 10k बराबर में 210। यहाँ एक और प्रयास करेंगे, हम 2 को क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, तो इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 9s होगा प्लस ये 20k हो जाएगा, 21 दूनी का 42, 420। दूसरा का समीकरण ये हो गया हमारे पास। पहला समीकरण ये था। अब दोनों को हम हल करके एस और के की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी एक संतरे का वैल्यू और एक केले का वैल्यू। ठीक है, तो निकालते हैं, देखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चीज़ें स्पष्ट लिख रहा हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको इतना लिखना नहीं है। समीकरण एक, समीकरण 2। तो समीकरण 1 क्या है, 9s प्लस 8k बराबर में 276। ओके, और समीकरण 2 है 9s प्लस 20k बराबर में 420। राइट, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ ये घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट गया। यहाँ -12k बराबर में, यहाँ पे माइनस में क्या बनेगा, 6 4 10, 8 4 12, 3 1 4। अब यहाँ के बराबर क्या हो गया, 12। के की वैल्यू 12, तो के की वैल्यू किसी एक समीकरण में हम रख के हल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम इसमें ही रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो के जहाँ पे यहाँ 12 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, के की वैल्यू यहाँ हम यही निकालते हैं, 9s बराबर 420 माइनस में 240। ओके, तो 9s बराबर ये कितना हो जाएगा, 0 8 4 12, 2 3 1 4, एस बराबर 20, एस बराबर 20 हो गया और के बराबर 12 हो गया। अब जो पूछा है वो निकालेंगे, 3 संतरे और 4 केले का मूल्य। यहाँ से हम अब यहाँ आते हैं, पूछा है 3 संतरे प्लस 4 केले का मूल्य क्या होगा। तो 3 संतरे, एक संतरे का दाम 20, तो 20, 3 संतरे का दाम 60 प्लस 4 केले, एक केले का दाम 12, तो 4 केले का दाम 48। इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 108 रुपीज़। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्वेश्चन थी। आप इसे कुछ प्रश्न ऐसे, कुछ इसमें स्टेटमेंट, कुछ लाइन ऐसी है जो बिना लिखे भी आप कर सकते थे, उसको लिखने की कोई आवश्यकता थी नहीं। मैंने समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखा है। आप चाहें तो बहुत सी चीज़ें इसको स्किप कर सकते हैं, जो ये हो गया, ये सब हो गया, ये कैलकुलेशन इतनी लंबी हो गई, स्किप कर सकते हैं। ये 30 से 40 सेकंड की सोल्यूशन वाली प्रश्न था और बहुत अच्छी प्रश्न था। तो अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। घनाकार बक्से की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये ऊंचाई हो गया। यदि कैनवास की लागत 70 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इस बक्से को पूरी तरह ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। बहुत ही ईजी प्रश्न है। एक घनाकार बक्सा है जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। उस बक्से को एक कैनवास से क्या करना है, पैक करना है, इन ढक देना है। और कैनवास का जो लागत है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपया। तो पूरे बक्से को ढकने में कैनवास की कितनी लागत लग जाएगी, ये बताना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम ये करेंगे कि बक्से की कुल आयतन कितनी है। बक्से की कुल आयतन, बक्से की कुल आयतन ये फाइंड करना होगा। तो बक्से की कुल आयतन के लिए हम सूत्र एक यूज़ करेंगे, 2 × LV प्लस BH प्लस HL। राइट, ये सूत्र को यूज़ करेंगे क्योंकि ये जो होता है, कोई भी घनाभाकार आकार का कोई भी बर्तन हो, कोई भी शेप हो, उसका अगर कुल क्षेत्रफल हमें निकालना है, आयतन नहीं निकालना है, कुल क्षेत्रफल। यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो ये आयतन हमें नहीं निकालना है, हमें चाहिए यहाँ पे क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल जब हमें मिल पाएगा कुल क्षेत्रफल, तो हम 1 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके पूरी लागत निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमें चाहिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, 2 × LV प्लस BH प्लस HL। तो ओके, मैं फाइंड कर लेता हूँ, 2 × LV, L कितना है 2.5, 2.5 इंटू B कितना है 2 मीटर प्लस 2 गुना H है 90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग करेंगे, प्लस H फिर से अगेन 90/100 होगा, गुने L की वैल्यू कितनी होगी 2.5। अब इसे कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ बनेगा 5, 2.5 गुने 2 = 5, प्लस ये तो कट जाएंगे, 9 दूनी का 18 यानी 1.8, प्लस यहाँ भी कुछ कटने वाले हैं, यहाँ तो 0.10 आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 25 नामा 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18 4 22, 2 दशमलव पहले आएगा यानी 2.25 हो जाएगा। अब इसे आपस में जोड़ लेंगे तो कितना होगा 9.05। अब इसे अगेन हम गुना करेंगे तो 5 दूनी का 10, 0 हाथ में लगल 1, 9 दूनी का 18, 18.10। राइट, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर, यानी ये क्षेत्रफल हो गया पूरे बक्से का। और 1 मीटर स्क्वायर की लागत है 70, तो पूरे तो क्षेत्रफल ये है, तो हमें पूरे की लागत निकालने के लिए 18.1 गुने 70 से मल्टीप्लाई कराना होगा। यहाँ से हम 10 लाएंगे, ये काटेगा
और 7 एकम 7, 8 56 के 6 5, 7 एकम 7 5, 1267 की कुल लागत होगी बक्से को ढकने के लिए। ऑप्शन नंबर 4। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छी प्रश्न थी। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यदि कोण क्यू और एस का योगफल 150 है, जबकि कोण पी और कोण आर का अनुपात दे रखा है 4:3, तो कोण आर का माप क्या होगी? यहाँ पे हम एक चीज़ जानते हैं कि एक चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों कोण का अगर हम योग करें, चारों कोण का योग करें, चारों एंगल का, तो कितना बनेगा? आप सभी जानते होंगे कि चारों का योग करने पे 360 डिग्री बनता है। ठीक है, और इसमें आर और एस, यानी आर ये रहा एस, इन दोनों का योगफल है 150। तो बच के कौन? कोण पी प्लस कोण आर। तो इनका 150 है, तो बाकी 360 में हम 150 कम कर देंगे तो कोण और पी और कोण आर की वैल्यू, कोण पी और कोण आर की मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आप बताएंगे सिंपल कितना होगा? 210 डिग्री कोण पी और कोण आर। यहाँ पे कोण पी और कोण आर का अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? कोण पी अनुपात कोण आर 4:3। हम जब इन दोनों का योग करेंगे यानी 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 210। ये तो कोण पी और कोण आर की रियल वैल्यू है ना, यहाँ पे हमें यूनिट में दे रखी है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो कोण आर की वैल्यू पूछा था, यानी 3 यूनिट था, तो 3 गुना 30 इक्वल टू 90 डिग्री इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 450 है, 1500 और 1650 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब ये है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो हाईएस्ट फॉर्म में हो, हाईएस्ट हो, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो जो इन तीनों को विभाजित करते, इन तीनों को विभाजित करते, राइट। तो इसमें ये जो ऐसी ऑप्शन, जो ऐसी क्वेश्चन आएंगे तो हम ज़्यादातर ऑप्शन पे ही रिलाई करेंगे। ऑप्शन से ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ईजिली। एक एक ट्राई करते हैं। 100 या 100 इसको काट पाएंगे? 450 को कभी नहीं काट पाएगा। काट पाएगा? पूर्ण नहीं काट पाएगा। 4.5 नहीं काट पाएगा पूर्णतः, तो ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। 50 हाँ जी का इसको कटेगा, ये भी 50 से कटेगा, ये भी 50 से कटेगा। ये चलो ये मान लेते हैं ये सही है। ठीक है, ये देखते हैं नीचे वाला 4 नंबर देखते हैं 200। ये क्या 200 काट पाएगा? कभी नहीं काट पाएगा। 450 जो है 200 से कभी नहीं काट पाएगा, तो ये भी चला गया। अब बचा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। ये दोनों से ये तीनों नंबर इजीली विभाज्य हो रहे हैं, लेकिन ये देखना है कि हमें चाहिए हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर 50 है या 150 है? क्या होगा? 150 इज द राइट आंसर। 150 है ना कि 50 है, 50 भी गलत हो गया, तो 150 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, यानी 50 से नीचे कितनी अभाज्य संख्या है। तो इसमें प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो ये तो चीज़ें याद करने वाली है, आप ये लिख भी सकते हैं। तो यहाँ से मैं बता दूंगा कि 1 से 50 तक जो नंबर होती है प्राकृतिक संख्या, इनके बीच कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है। ये याद कर लेंगे, आप लिख के भी देख लेंगे। जो 2 होती है, 3 होती है, 5 7 डॉट डॉट सो ऑन। तो 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी मिलेगी? 15। और 50 से लेकर 100 नंबर के बीच में कितनी अभाज्य संख्या मिलेगी? तो ये भी नोट कर लेंगे 10। 50 लेके कितनी मिलेंगी? 50 से 100 के बीच में 10। और 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं मिलेंगी? तो 1 से लेकर 100 के बीच में 25 कुल अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। ये 3 डाटा आप याद रखेंगे, ये पूछ लेता है ऐसे एग्जाम में, तो याद रहेगा। तो आपको काउंट करना नहीं पड़ेगा, लिख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि 15 होगा 50 के बीच में कितनी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, अगला प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है ये। आप इसे पहले भागा देंगे, बोर्डभास के नियम में पहले डिवाइड करते हैं, तो ये 6 बनेगा। इधर 12 है, तो 12 + 6 इक्वल टू 18 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत ही खूबसूरत है। एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल क्या है? बहुत ही अच्छी प्रश्न है। ऐसा प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा। इस सॉल्यूशन को आप ध्यान रखेंगे कि कहीं भी कैसी भी क्वेश्चन हो, अगर औसत चाल पूछे, तो मैंने तो पहली शिफ्ट में पूछा था, उसमें तो क्विक ट्रिक्स का भी जिक्र किया था। लेकिन एक ये जो बेसिक तरीका है, जो ये एक फार्मूला है, इसको अगर ध्यान रखेंगे तो इस टाइप पे सारे सवाल बन जाएंगे औसत से रिलेटेड, औसत चाल से रिलेटेड। इसमें लगाना क्या है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय, बस कुल समय, बस इतना ही फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। एवरेज स्पीड इक्वल टू कुल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एक ये दे रखा है 80 किलोमीटर की दूरी, एक है 30 किलोमीटर की दूरी है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 110 किलोमीटर होगा, 110 किलोमीटर, राइट। बटा में कुल समय है यहाँ पे। तो कुल समय बराबर क्या होगा? समय डायरेक्टली नहीं दिया है, समय में निकालना पड़ेगा प्रश्न से ही। समय निकलता है दूरी में, जब हम चाल से भाग देते हैं, दूरी में चाल से भाग देंगे। तो पहला में समय कितना है? 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलता है, तो 80/20, तो 80/20 यही लिख लेते हैं, यहीं भी लिख सकते हैं, अपना बाहर भी रफ करके यहाँ लिख सकते हैं।
और 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी 30 किलोमीटर दूरी हो गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हो गया। अब इसे काट लेंगे, 110 किलोमीटर ऊपर है, यहाँ से मैं 20 का 80 और 30 से कम 30, इन 4 5, 22 5 110, इन 22 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल हो गया। ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको बहुत मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। दो समानांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है। मीनार के शिखर से दोनों सड़कों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सड़कें एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर है? ओके, यहाँ फिगर से हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दो समानांतर सड़क है। मान लेते हैं कि एक सड़क ये है, ठीक है, यहाँ से एक सड़क जा रही है, ठीक है, एक समानांतर इसके पैरेलल एक ये सड़क है, इन दोनों समानांतर सड़कें हैं, ये यहाँ से जा रही है, एक सड़क ये है, ओके। इनके बीच में एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर। इस मीनार की ऊंचाई क्या है? 10 मीटर, ओके। अब ये समतल धरातल है, इसे हम लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये शिखर है मीनार का। तो बोला कि मीनार के शिखर से दोनों सड़कों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से जब हम एंगल से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कोण बनेगा जरूर बनेगा। इधर इस सड़क की भी तरफ बनेगा, इस सड़क की भी तरफ बनेगा, ओके। तो यहाँ से जब अवनमन कोण बना, अवनमन कोण ऊपर बनता है, यहाँ इसकी ये जिक्र की गई है, ठीक है। तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है और इस सड़क की तरफ 45 डिग्री का कोण बन रहा है, राइट। तो आप ध्यान दोगे कि जब ये एक लाइन यहाँ हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली, एक ये लाइन है, ये समानांतर है, और जब यहाँ से एक जब तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, तो एकांतर कोण से ये 30 डिग्री, तो यहाँ भी हमें 30 डिग्री प्राप्त होगा। ऊपर जितना डिग्री है नीचे भी उतनी डिग्री होगा। इसी रूल के तहत यहाँ भी 45 डिग्री बनेगा। तो फिर पूछा है प्रश्न में कि सड़कें एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पे है। एक सड़क तो हमें यहाँ भी रहा, एक सड़क ये रहा, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाम दे रहे हैं ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी, नेक्स्ट पॉइंट ये डी, यानी हमें ए सी की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? ए सी कितने दूरी पर ये बतानी है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। इन दोनों ट्रेंगल में हम देखेंगे कि एक ये जो है लाइन, ये क्या है? कॉमन है दोनों में, इसका हेल्प लेंगे हम। तो जब tan 30 का डिग्री हम लगाएंगे यहाँ पे, तो tan 30 जो होता है tan 30 tan लेंगे, क्यों लेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। tan 30 में क्या होता है कि लंब और आधार दोनों है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3, राइट। यानी ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। लंब कितना हो गया? यहाँ 1, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी ये हमारा √3 हो गया वैल्यू यूनिट में, राइट। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 लंब बटे आधार यानी 1 होती है, 1/1। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया इस एंगल से, यानी दोनों में कॉमन 1 सेम है। यानी 1 की वैल्यू क्या होगी? 10 मीटर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 मीटर। तो यहाँ से √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 यूनिट की वैल्यू 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। यानी जो ए से लेकर डी तक है वो कितनी दूरी होगी? 10√3 मीटर, राइट। अब हमें डी से सी चाहिए। डी से सी एक ही यूनिट है, तो ये तो एक ही यूनिट है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या थी? ऑलरेडी डी सी बराबर 1 यूनिट थी, और 1 यूनिट की वैल्यू तो हमारे पास है ही 10 मीटर। अब बतानी है ए सी, तो ए सी बराबर क्या होगा? ए डी प्लस डी सी, राइट। ए डी की वैल्यू है 10√3 प्लस डी सी की वैल्यू है 10 मीटर। दोनों को हम जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, आंसर ईजिली आ जाएगा। 10 गुना यहाँ पे √3 हटाना पड़ेगा, और √3 की वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है। की वैल्यू होता है 1.732 प्लस 10। जब 10 में 1.732 से गुना करेंगे तो ओवरऑल हमारा आंसर ये आएगा 17.32 प्लस 10। इसको जोड़ेंगे तो ओवरऑल बन जाएगा 27.32 मीटर इज राइट आंसर। यानी इस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 27.32 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि किसी दुकानदार को 10 रुपये में एक पेन बेचकर उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इसे हम सरलता से सॉल्व करते हैं। पहले तो एक दुकानदार है जो 10 रुपये में पेन बेचता है। कितने में? 10 रुपये में पेन बेचता है, ओके। लेकिन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है। ये तो बेचा, यानी ये दुकानदार के लिए ये क्या हो गया? एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे हम लेट सपोज कर लेते हैं कि सीपी की वैल्यू क्या है? 100 रुपया है। क्या है? 100 रुपया, राइट। एसपी क्या है? 10 रुपया, और उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है, राइट। यहाँ ध्यान समझेंगे, हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है? एसपी छोटा है, सीपी बड़ा है, यानी उसका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा हो गया, तभी तो हानि हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि x - 10 कर रहा हूँ। ये जो आ गया उसकी क्या है? हानि। जितनी रुपया हानि हुई होगी वो आ गया, राइट। ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। यहाँ से हमारे लॉस आ गया, ठीक है। एक ये लिखने का एक ढंग हो गया। दूसरा ढंग क्या होगा? हमें लॉस को लिखने को, लॉस को दोनों तरफ हम बराबर कर रहे हैं, ठीक है। लॉस लिख रहा हूँ, इधर भी लॉस, इधर भी लॉस।
दोनों के अलग अलग ढंग, एक ढंग ये हो गया जो x माइनस 10 रुपया। इधर लॉस क्या है कि उसके मूल्य हमने क्या रखा, x रखा। मूल्य की 1/11 भाग की हानि होती है, तो मूल्य की 1/11 जो आएगा वो ओवरऑल हमारा लॉस ही तो होगा। ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये तो x है, यहाँ 1/11 हो जाएगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो 1/11 होगा, तो इधर आएगा तो माइनस में 1/11 हो जाएगा, ये -10 उधर जाएगा तो +10। यहाँ से सॉल्व करेंगे चीज़ें, तो 11x में से x जाएगा तो 10x हो जाएगा, 10x बराबर में 10, 10 से 10 कट गया, x बराबर 11 भागा में उधर जाएगा तो गुना में x बराबर 11। आंसर इधर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 40 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी है? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें बोला है कि 2 वर्ष में के अंतराल पे 5 बच्चे जन्मते हैं। कितने बच्चे जन्म लेते हैं? 5, 2-2 वर्ष के अंतराल पे जन्म लेते हैं। तो मान लेते हैं सपोज दैट कि पहला जो बच्चा होगा उसकी आयु वो जन्मा है x वर्ष पे, x वर्ष पे मतलब एक सपोज कि मतलब इतना जन्म लिया इतने वर्ष पे। अगला जन्म जो लेगा वो क्या लेगा, 2 साल इसके बाद, 2 वर्ष के अंतराल पे जन्म लेगा। अगला जो जन्म लेगा वो 2 साल बाद यानी 4 साल पे, x+2 x+4। अगला जो लेगा x+6 और अगला जो होगा x+8। 2 साल का मैंने अंतराल कर लिया। और जब इन सबको योग कर रहे हैं तो बोल रहा है ऑप्शन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40 हो रहा है। जब सबका उम्र का योग किया जा रहा है, आयु का योग किया जा रहा है तो 40 बन रहा है। ठीक है, तो x x x x x 5x बन रहा है, तो 5x हो जाएगा, जोड़ेंगे आपस में 2 4 6 6 6 12 12 20 बराबर में 40। 5x बराबर 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 बराबर में 20। तो x बराबर क्या हो गया, 4। x बराबर 4 यानी x जो है ये 4, ये छोटा हो गया सबसे। अब बोला है क्या, सबसे बड़े बच्चे की आयु, सबसे बड़ा बच्चा तो ये रहा x+8। तो x+8, x की वैल्यू 4 + 8 यानी बड़ा बच्चा 12 वर्ष का होगा। बड़ा बच्चा 12 वर्ष की आयु है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, किसी सौदे पर 30% और 35% दो क्रमिक छूटें हैं, तो वो जो अलग अलग 2 छूटें दी जा रही है उसके लिए एकल छूट किसके बराबर होगी? उस एकल छूट क्या होनी चाहिए? एकल छूट के लिए एक सुंदर सा फॉर्मूला आता है, आप उसे ध्यान रखेंगे। एकल छूट के लिए होता है, जो छूट के लिए एक छूट देने के लिए उसके लिए फॉर्मूला आता है x+y माइनस xy बटा 100। बहुत प्यारा है ये फॉर्मूला है, इसे ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं एग्जाम में। एकल छूट हमें बतानी है, x कितना है 30% प्लस y कितना है 35% माइनस 30 गुना 35 बटा में 100, ये हो गया 65 माइनस। जब 30 में 35 हम गुना करने से पहले कटा लेते हैं, ईजी हो जाएगा। यहाँ 5 दूनी क्या 10, 7 5 35, ये 17 का 21 बटा में 2, 21 बटा में 2, 21 बटा 2 का मतलब क्या हो जाएगा 10.5, 10.5। अब जब इसमें से हम घटा लेंगे तो कितना होगा 54.5। ये क्या है, प्रतिशत में आ रहा है, ये क्या है प्रतिशत में आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ये जो फॉर्मूला है हमारे प्रतिशत में ही है, इसे ये जो पूरी की पूरी फॉर्मूला है ये क्या है परसेंटेज में है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% के साधारण ब्याज पर, 1/4 भाग 8% के साधारण ब्याज पर और अपनी आय का शेष भाग 10% के साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज 561 रुपया है तो उसकी मूल आय कितनी थी? ओके, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ईजी है, बस आप थोड़ा सा अपना अटेंशन इस पर बनाए रखें। ठीक है, तो अब देखते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो मूल आय थी इस व्यक्ति की मूल्य आय वो एक अमाउंट में मान लेते हैं कि 12। क्यों 12? क्योंकि जो यहाँ भाग में दे रखा है 1/3 और 1/4, इसका मैंने नीचे वाला यानी हर का मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 4 का 12, कुछ भी मान सकते हैं XYZ, कुछ नंबर ही मान सकते हैं। यानी हमने मान लिया कि 12 यूनिट उसका क्या है मूल आय है। ठीक है, तो पहली बात यहाँ से पहली लाइन पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग, उसकी आय कितनी है 12, इस आय का 1/3 भाग कितना हो जाएगा 4 होगा, कितना होगा 4, यानी उसकी आय का 4 हिस्सा जो है कितने 7% साधारण ब्याज पर डालता है, यानी 4 कितने प्रतिशत 7%। ओके, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला कि 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पे, 1/4 भाग किसका, अपने आय का, आय कितना है 12, इसका अगर 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, जो 3 है वो 8% के रेट पे डालता है। ठीक है, और शेष भाग टोटल था 12, उसमें से 4 यहाँ डाला, 3 इसी रेट पे डाला, यानी 4 3 7 डाला, बचा कितना 12 में से 7 कम कर देंगे तो 5 भाग बचा। 5 भाग जो है वो 10% के रेट पे निवेश करता है। कितने प्रतिशत 10%। और अंततः उसके बाद जो कुल ब्याजों कुल रेट के हिसाब से जो जितना इंटरेस्ट बन रहा है वो 561 बन रहा है। सब अगर हम जोड़ लेते हैं तो 561 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 7 28% हो रहा है। ओके, 28%, यहाँ 24% बन रहा है, यहाँ 50% इंटरेस्ट बन रहा है। ओवरऑल इसके 561 बन रहा है। तो 28 24 50 तीनों को योग करेंगे तो 102 होगा।
कितना हो गया 102%। 102%, यहाँ लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं है, आप समझे वही बड़ी बात है, आप ध्यान से इसे समझ लें, उससे बढ़ के कोई नहीं है। 102% का वैल्यू 561। यहाँ पे हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू। यहाँ पे जब 102 की हम वैल्यू निकालेंगे, बाटा में तो 100 होगा, इधर बाटा वाला 100 इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, गुना में आते ही 2 जीरो इधर लग जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 561 बटा में 102, ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए थी, 12 यूनिट की वैल्यु। हमने मूल आय 12 मान चुका था, मूल आय पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे मूल आय की वैल्यू पूछा है, मूल आय 12 था हमें पास, तो हमें चाहिए क्या, 12 की वैल्यू। तो 561 बटा में 102 गुना 12। अब इसे ओवरऑल हम काट छाट करेंगे, काट पीट करेंगे, जो अंततः हमारा जो आंसर बनेगा, तो वो पहले तो काट ही लेते हैं, देख लेते हैं क्या बनता है। 6 से काटते हैं तो 17 छक दिले 10 है 102, आइए 6 से काटेंगे तो 6 दूनी का 12। अब ये काटते हैं 17, तो 17 दूनी 17 या 51, 5 17 या 51, यानी 3300 बनता है पूरा काटने पे। 3300 गुना 2 कितना हो गया, 6600। कितना हो गया, 6600 मूल आय, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो ये तो बहुत ईजी प्रश्न हो जाएंगे। 3 के प्रथम 5 गुणज यानी 3, 3 छः के बाद 9, 12, 15, ये 5 हो गए। इनका गुणजों का औसत चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए बहुत सुंदर सा एक फॉर्मूला आता है, जब अगर क्रमागत हो, यानी इसका डी की वैल्यू सेम हो, नंबर की जो भी नंबर दी हुई हो और क्रमागत हो, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं एवरेज निकालने के लिए। वो होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। पहला नंबर लेना है और अंत वाला नंबर लेना है, और दोनों को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देना है। ये जो आएगा हमारा एवरेज ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर है, तो इस नंबर में पहला नंबर हो गया 3, अंतिम नंबर हो गया 15, यानी 15 3 18, 18 बटे में 2, यानी कट कर क्या हो गया 9। इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न बोला है कि एक व्यक्ति का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीनों का औसत मासिक वेतन 8,000 रुपया है, और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के महीनों का औसत मासिक वेतन 8500 है। तो उसका मई महीने का वेतन 6500 है, तो उसका जनवरी महीने का वेतन ज्ञात कीजिए। ओके, चलते देखते हैं। बहुत ईजी प्रश्न है। जनवरी को जैसे रीनोट कर रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का औसत वेतन 8,000 है। औसत वेतन 8,000 है, तो हम वेतन का केवल योग निकाल रहे हैं, चारों महीनों का वेतन का योग है, तो 8,000 गुना 4 होगा, यानी और चौका 32,000। राइट, ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं। और फरवरी यानी एफ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, एक नई आ गई मई, इन चारों का अगर मासिक वेतन दिया है 8500, हम औसत वेतन नहीं चाहिए, औसत मासिक वेतन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, मासिक चारों माह का वेतन का योग है। तो इसमें हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा टोटल कितना, 34,000। राइट, अब 34,000 बनेंगे, जब इनमें से हम माइनस करेंगे 34,000 में से 32,000, 34,000 में से 32,000, तो 34 में से 32,000 तो माइनस करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि यदि मई महीने का वेतन 6500 है, इसमें मई ये है, तो 6500 ये जो है वो 6500 हम निकाल लेते हैं। इस जो योग आया हुआ है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें से मई महीने का वेतन हमने माइनस कर लिया, तो माइनस करने के बाद 7 7 7 14, यहाँ दो, यानी 27,500, ये 3 माह का, फरवरी, मार्च, अप्रैल का वेतन हो गया, वेतन का योग हो गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होगी। हमें चाहिए किसकी, जनवरी महीने का वेतन। तो ये फरवरी, ये जो आया है हमारे पास, ये है फरवरी, मार्च और अप्रैल का वेतन का योग। अगर हम इसमें रख लेंगे फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो हमें यहाँ से जनवरी माह का निकल जाएगा। तो 32,000 में से ओवरऑल 32,000 में से 27,500 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये माइनस करने के बाद ओवरऑल बचेगा हमें 4,500। ये क्या बचेगा, जनवरी माह का वेतन। इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि 3 संख्याएं 5:6:8 के अनुपात में है और उनका योग 38 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। बहुत ईजी प्रश्न है। 5:6:8 में 3 संख्याएं हैं, इन तीनों का योग मतलब 6 5 11 8 19 की वैल्यू है 3800। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी होगी, 200। बड़ी संख्या पूछा हुआ है, बड़ी संख्या इन तीनों में कौन है, 8 है। तो 8 गुना, एक की वैल्यू 200, तो 8 की वैल्यू 8 गुना 200 यानी 1600 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है केवल इतना लंबा, लेकिन बहुत ही छोटा और बचकाना प्रश्न है। शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलाकर कुल कितने टिकट बेचे गए। शुक्रवार को 2 दिन दिया है, शुक्रवार और शनिवार। हमें शनिवार से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें शुक्रवार से मतलब है। शुक्रवार में कैश और ऑनलाइन, कैश की ये टिकट की संख्या है और ऑनलाइन की टिकट की संख्या ये है। तो इनके कुल पूछा है कि दोनों ऑनलाइन और कैश में कितनी टिकटें बेची गई।
725 बेची गई क्या, किसमें, कैश में, और ऑनलाइन 525 टिकटें बिकी। इन दोनों का योग बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 7 5 12 यानी 1250, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये इस पेपर का जो 24 नवंबर 2024 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था, उसका ये लास्ट प्रश्न था, यानी 20वां प्रश्न था। और बहुत ही आसान इजी प्रश्न है। इसमें 20 का 20 क्वेश्चन इजी था। इसमें 2 से 4 क्वेश्चन जो थे, 2 से 4 प्रश्न वो बनाने लायक थे, समझने लायक थे, उस पर टाइम स्पेंड करने वाले थे। बाकी क्वेश्चन इजी है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अग्रिम एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलते हैं, अब जो होगा वो अगले वीडियो में हम 26 नवंबर का पेपर को डिस्कस करेंगे।